जय हिंद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं उसी टॉपिक पर। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कोशिका भित्ति, दूसरा क्या दे रखा है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तारक काय, चौथा ऑप्शन दे रखा है पर्णक। आइए इसकी चर्चा करते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन क्या है कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिएगा, एक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो एक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और प्रश्न भी पूछा जाता है, बताइए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला ऑप्शन दे रखा है कोशिका झिल्ली। तो ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। तो और एक ऐसी होती है, तो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला ऑप्शन दे रखा है तारक काय। ये तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, तारक काय किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका काम क्या होता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका काम कोशिका विभाजन करना होता है। कार्य क्या होता है? तो कोशिका का विभाजन करना। और अगला ऑप्शन दे रखा है पर्णक। पर्णक किस में पाया जाता है? तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में। देखिए प्रश्न क्या था, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? ध्यान दीजिएगा, ये पादप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये भी पादप में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तारक काय किस में पाया जाता है? केवल जंतु में पाया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प सी सही होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आइए चर्चा करते हैं इस बिंदु पर। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आज जितने भी प्रश्न चर्चा किए जाएंगे सारे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी? सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी? तो मेंडलीव ने दी। किसने दी? तो मेंडलीव। और इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया? तो इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार द्रव्यमान संख्या को रखा गया। किसको रखा गया? द्रव्यमान संख्या को। अब लेकिन द्रव्यमान संख्या को रखा गया तो इसमें थोड़ी सी आने वाले समय समस्याएं आने लगी। समस्याएं क्या आने लगी कि कई तत्व ऐसे होते थे जिनके द्रव्यमान समान होते थे, तो उनको किन स्थान पर रखा जाए या निश्चित नहीं हो पाता था। आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व x है, इसका भी द्रव्यमान 12 है, और y है, इसका भी द्रव्यमान 12 है, तो इसको किस स्थान पर रखा जाए, इसमें समस्याएं आने लगी। तो इसके बाद इसमें एक व्यक्ति आए, अगले व्यक्ति कौन इन्होंने चेंज किया, क्या नाम है? तो मोजले। क्या नाम है? तो मोजले। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करें। आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करें। इन्होंने इस आवर्त सारणी में द्रव्यमान संख्या को आधार नहीं रखा। किसको आधार रखा? तो परमाणु क्रमांक का आधार रखा। क्या आधार रखा? तो परमाणु क्रमांक का आधार रखा। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रमांक यानी क्रम एक ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर 1 हो सकता है, और उनका वजन की चर्चा की जाए तो एक विद्यार्थी के 2 बराबर वजन हो सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 किलो का है तो दूसरा व्यक्ति भी 40 किलो का हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन जो क्रम होगा, क्रमांक होगा, वो केवल एक ही होता है। यानी रोल नंबर, जी समझिए आप, रोल नंबर एक व्यक्ति का एक ही होगा। तो अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर रखा गया? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। और इसमें देखिए कुछ इस तरह से बनी हुई है आवर्त सारणी, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें कुछ इस तरह की लाइनें पड़ी हुई हैं, कुछ इस तरह से हैं। जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको वर्ग कहा जाता है। पूछ लिया जाए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है? तो 18 वर्ग हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। जो और ये जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, इनको कहा जाता है आवर्त। आवर्त की संख्या पूछ ली जाए तो आवर्त की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं।
कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, जिस कारण इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? तो आवारा तत्व भी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए 2 तरह के इसमें जोड़ होते हैं जो पूछे जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होता है। तो देखिए एक दो तरफ होता है हड्डी से हड्डी, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? तो इसके ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तो मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो एक तो जोड़ होता है हड्डी के साथ हड्डी, किसके साथ? हड्डियों के साथ हड्डियों का जोड़ होता है। दूसरा जोड़ कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? तो हड्डी के साथ मांसपेशियों का। हड्डी के साथ किसका? तो मांसपेशियों का। हड्डी के साथ मांसपेशियों का जोड़ होता है। 2 प्रकार के जोड़ होते हैं। देखिए जब हड्डियों के साथ हड्डियों का जोड़ हो, यानी बोन्स के साथ किसका बोन हो? मेल हो बोन्स का, तब इनके जोड़ को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लिगामेंट ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट। और बोन्स के साथ किसका योग हो? मसल्स का, यानी बोन्स के साथ अगर मसल्स जुड़े तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टेंडन। या भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। और याद रखिएगा हड्डियों के साथ मांसपेशियों का योग होगा तो इसको क्या कहा जाएगा? टेंडन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।